नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। सबसे बड़ा दंगल में आज की सबसे बड़ी हलचल है उत्तर प्रदेश से। मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। विरोधियों ने उनके भाषण को मुद्दा बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा ने आरएलडी से गठबंधन से इनकार कर दिया है। आज की पहली हलचल है संगीत सोम का भाषण। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। एक दिन पहले ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज होने के बाद संगीत सोम ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो धर्म विशेष का नाम लेकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करते दिख रहे हैं। देखिए उन 887 लड़कों से जो आज भी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जेल में पड़े हुए हैं, 887 लड़के आज भी जेल के अंदर हैं। जब उनसे मिलने जाता हूं दोस्तों, तो वो रोते हैं सर पटक पटक कर। और क्यों रोते हैं? अरे भैया हमें बचा ले। कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराइए, बहुत बढ़िया से मार्बल लगाइए, जरूरत पड़े तो अपने चाचा आजम खान को भी बैठा दो, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर मुझे दिक्कत है तो केवल इस बात की है मुख्यमंत्री जी कि रामलीला मैदान और शमशान घाट की भी करा दीजिए। जिस हज हाउस की कोई जरूरत नहीं, वो केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए हजारों करोड़ रुपया लगा दिया। लेकिन 4 साल से सरधना का विधायक 5 साल से एक मांग कर रहा है कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा वो कांवड़ यात्रा है। अरे मुख्यमंत्री जी कुछ कांवड़ हाउस भी बना दीजिए, लेकिन आज तक एक कांवड़ हाउस नहीं बनाया गया। संगीत सोम के भाषण के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि संगीत सोम जैसे नेताओं के सहारे बीजेपी समुदायों को बांटने की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी ने फौरन इसका जवाब दिया। संगीत सोम, सुरेश राणा, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, ये सब नाम हैं जो भाजपा के इशारे पर उत्तर प्रदेश को विभाजित करते हैं, धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। सभी जाति मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी का यही दर्शन है, यही फिलॉसफी है, सबका साथ सबका विकास। यूपी की राजनीति की एक और खिलाड़ी कांग्रेस ने भी संगीत सोम का मुद्दा लपकने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने पीएम से ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने की अपील की। मीम अफजल साहब, अभी 2 ही दिन हुआ जब एक प्रचार जो उनकी गाड़ी कर रही थी उसको पकड़ा गया, जिसमें आपत्तिजनक सीडी चल रही थी, और अब फिर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। कहा है कि हज हाउस बनाने के लिए तो पैसा है सरकार के पास, लेकिन कांवड़ मार्ग बनाने के लिए नहीं। वो जानते हैं कि सरकार चूंकि उनकी है और सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई बासपुरस नहीं होती है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं, खासतौर पे 10-12 जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनका तो काम ही यही है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अब अपने उत्तर प्रदेश में होने वाली हार से घबराकर इन लोगों को दोबारा से काम पर लगा रही है कि देश में चुनाव को जो है, पूरे चुनाव को जो है वो पोलराइज करें। यूपी के सबसे बड़े दंगल में घिरने के बाद संगीत सोम ने भी अपना दांव चला। उन्होंने अखिलेश सरकार पर ही तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप मढ़ दिया। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक पेज से यह वीडियो हटा लिया है। मुकदमा दर्ज हुआ है वो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते। मेरा चुनाव पिछला भी पूरा गया और ये भी चुनाव चल रहा है। मैंने आज तक अकेला प्रत्याशी रहा हूं, पिछली बार भी, जिस पर आचार संहिता उल्लंघन का कोई मुकदमा नहीं हुआ। यूपी के सबसे बड़े दंगल में महागठबंधन की बातचीत टूट गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ की कोशिश करने वाले राष्ट्रीय लोकदल को करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने 300 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि 103 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी। समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा के मुताबिक आरएलडी से तो गठबंधन पर कभी बात ही नहीं हुई थी। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 20 सीट देने की पेशकश की है, मगर आरएलडी 30 सीट से कम पर समझौते के मूड में नहीं। सीधा सवाल जो उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाह रही है मौजूदा वक्त में कि कोलेशन का क्या हुआ। देखिए, गठबंधन होगा कांग्रेस का साथ और किसी का साथ गठबंधन नहीं होगा। आज सीट शेयरिंग जो है चर्चा हो चुका, काल बा परसों, आज बा काल ऐलान हो जाएगा। सर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर लिस्ट आप लोगों की कब आने वाली है। हम लोग का लिस्ट तैयार हो चुका, बाकी कांग्रेस का जो लिस्ट है वो मिल जाएंगे तो आज हो जाएगा ऐलान, नहीं तो कल हो जाएगा। तो सीटों का आंकड़ा भी अंगगणित बता पाएंगे कितनी कितनी सीटों पर बातचीत हो रही है? सर, और मुख्यमंत्री बताएंगे। मैं ये बता सकता है 300 प्लस 300 प्लस
समाजवादी पार्टी एलोन इन कॉन्टेस्ट। इसका मतलब राष्ट्रीय लोकदल से आप लोगों का कोलिशन अब नहीं हो रहा है? राष्ट्रीय लोकदल का साथ कोई बात भी नहीं हुआ, कोलिशन का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों राष्ट्रीय लोकदल को अखिलेश या कांग्रेस के साथ आने की जरूरत पड़ रही थी। इसकी तस्वीर इन आंकड़ों से साफ हो जाएगी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो आरएलडी 5वें नंबर पर थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीट मिली थी, कांग्रेस को 28, आरएलडी को सिर्फ 9 सीट हासिल हुई थी। जबकि इन तीनों पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत को देखें तो समाजवादी पार्टी को 29.13%, कांग्रेस को 11.56%, जबकि आरएलडी को 9.2% वोट मिले थे। सबसे बड़े दंगल के शुरू होने से पहले ही मुंह की खाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के पास अब ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आरएलडी का क्या स्टेटस है इस वक्त? क्या आप महागठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ हैं या नहीं? देखिए, हम तो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस महागठबंधन की शुरुआत तो पहले चौधरी अजीत सिंह जी ने की थी। सभी दलों को चिट्ठी लिखी थी कि चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर लोहिया के अनुयायी इकट्ठे हों। फिर अखिलेश यादव जी ने एक हफ्ते पहले कहा कि हमको मिलकर लड़ना चाहिए, जयंत चौधरी से बात की। तो ये सारा प्रकरण है। हम तो अपना अकेला लड़ने के अपने मित्र दलों के साथ तैयारी कर रहे थे। तो फिर खटास कहाँ आई? क्यों आप इससे गठबंधन से दूर हो रहे हैं? अब एक हफ्ते से कोई बात भी नहीं कर रहा है और उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम कांग्रेस से कर रहे हैं, लोकदल से करने रहे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठबंधन की खबरें कई दिन से आ रही थी। आखिर क्या वजह है कि अजीत सिंह का लगातार दबाव भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर काम नहीं कर पाया, जबकि 2012 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस और आरएलडी ने गठबंधन में लड़ा था। इसके पीछे पश्चिमी यूपी में आरएलडी की घटती लोकप्रियता एक बड़ी वजह मानी जा रही है। चौधरी चरण सिंह के वक्त यूपी विधानसभा में आरएलडी के 84 विधायक हुआ करते थे। सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं, यूपी के दूसरे हिस्सों में पर भी आरएलडी की अच्छी पकड़ थी। चौधरी चरण सिंह का किसानों पर बड़ा प्रभाव था। अजीत सिंह की गठजोड़ की राजनीति से पार्टी का असर कम होता गया। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में 9 सीटों पर सिमट गई पार्टी। 9 में 2 विधायक आरएलडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि सीट घटने के बाद भी जाट समुदाय पर अजीत सिंह का बड़ा असर है। यह बड़ी वजह है कि हर बार चुनाव से पहले अजीत सिंह गठबंधन की कोशिश में जुट जाते हैं। सबसे बड़े दंगल में आज पंजाब में खूब हलचल रही। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में सिद्धू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैप्टन ने सिद्धू को बेटे जैसा बताया तो सिद्धू ने भी अमरिंदर को पिता कहा। He is like my son and I've known him like a little boy like my son. Son is the son, the father is the father. राजनीति में नए नए बाप बेटा बने अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साथ आए। जिस वक्त सिद्धू राहुल गांधी से मिलकर कांग्रेस में शामिल हुए थे तब अमरिंदर वहां मौजूद नहीं थे, और न तब जब सिद्धू ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि क्या दोनों के बीच अब भी कोई दूरी है? क्या अमरिंदर नहीं चाहते थे कि सिद्धू कांग्रेस का हाथ थामे? अमरिंदर ने जवाब दिया कि राजनीति की पिच पर बैटिंग करने के लिए उन्होंने ही सिद्धू का कैच पकड़ा है। I said I'm his wicketkeeper. I'll catch him the sticks. पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू बार बार अमरिंदर के कान में कुछ समझाते रहे। बिल्कुल एक अच्छे बेटे की तरह इशारा देते रहे कि पत्रकारों से क्या अहम बातें बोलनी है। सिद्धू से जब पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम की शर्त पर कांग्रेस में आए हैं तो उन्होंने पत्रकारों की इस गुगली का शायराना अंदाज में जवाब दिया। हर सवाल का जवाब नहीं होता मोहतरमा, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता, हर चेहरा लाजवाब भंवरा जाके हर गुल पे बैठता, हर गुल गुलाब नहीं होता। खटैक। सिद्धू अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, गंभीर सवालों को मजाक में उड़ा देने की कला वो टीवी पर इस्तेमाल करते आए हैं। ऐसे में जहां सिद्धू फंसते दिखे वहां अमरिंदर ने एक अच्छे पिता की तरह उनका बचाव किया, और इस दौरान उन्होंने केजरीवाल की चुनौती को गिनती में ही नहीं आने दिया। देखो बात बड़ी सीधी है, पंजाब है पंजाबियों का, और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰੇ और सोचते हो कि थोड़ी ਇੱਥੇ लड़ाई लड़ेंगे, ये नामुमकिन गल है। अमरिंदर सिंह अकाली दल उम्मीदवार पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह के खिलाफ पटियाला से और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से मैदान में। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। सिद्धू अमृतसर सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने अरुण जेटली के लिए ये सीट छोड़ी थी। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए सिद्धू और अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे अमरिंदर सिंह दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद अहम होगा।
इसलिए सारे गिले शिकवे भूलकर दोनों जोर शोर से एक दूसरे के प्रचार में लगे हैं। उधर पंजाब का सबसे बड़ा दंगल जीतने के लिए केजरीवाल ने एनआरआई पर दांव खेला है। आम आदमी पार्टी ने चलो पंजाब अभियान के तहत प्रवासी भारतीयों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े ऐसे ही एनआरआई का स्वागत करने खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एयरपोर्ट पहुंच गए। चुनावी चंदा हो या फिर पंजाब की सत्ता पर काबिज होने की चाहत, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दूसरे देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की अहमियत अच्छी तरह जानते हैं। तभी तो देर रात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कनाडा से आ रहे प्रवासी भारतीयों का स्वागत करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पार्टी नेता कुमार विश्वास भी मौजूद थे। पंजाब के हर गांव से कोई न कोई दूसरे मुल्क में काम कर रहा है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी चलो पंजाब नाम का अभियान चला रही है। करीब 200 की संख्या में दिल्ली पहुंचे प्रवासी भारतीय अब पंजाब में पार्टी का प्रचार संभालेंगे। जहां पे पार्टी बोलेगी हम वहां पे काम करेंगे। हम मोगा में सपोर्ट करेंगे जाकर। चेंज तो लानी चाहिए ना इंडिया पंजाब में। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टीवी चैनलों के चुनावी सर्वे में आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी नेता प्रवासी भारतीयों को ही अपनी असल ताकत बता रहे हैं। ओवरसीज की टीम आज की डेट में भाजपा से, कांग्रेस से, अकाली दल से सबसे बहुत आगे है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम के अलावा प्रवासी भारतीयों पर भी बड़ा सियासी दांव खेल रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इनके जरिए पंजाब के युवाओं का उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा, जिससे अकाली बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस को पछाड़ने में मदद मिलेगी। उधर यूपी के सबसे बड़े दंगल में अखिलेश और राहुल के पोस्टर लगाने पर केस दर्ज हो गया। वाराणसी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पोस्टर चिपकाने वाले समाजवादी पार्टी नेता पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टर में अखिलेश को अर्जुन और राहुल को कृष्ण के रूप में दिखाया गया था। बीएसपी के पंडित केशव दीक्षित, समाजवादी पार्टी के शेरबाज पठान और शाहनवाज राणा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दूसरी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने से चुनावों के समय में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता महेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। वाराणसी के जिला न्यायालय के एक वकील ने राहुल गांधी को कुर्ते की फटी हुई जेब सिलवाने के लिए 100 रुपए भेजे हैं। राहुल ने पीएम मोदी के कपड़ों पर तंज कसते हुए एक रैली में अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाया था। तो ये थी सबसे बड़ा दंगल में आज की हलचल।